हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8th का 9th चैप्टर द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1872 फॉर 1947। मतलब जो नेशनल मूवमेंट हुए थे आज़ादी को लेकर 1870 से लेके 1947 से 1947 तक, जब तक आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह मतलब भारत की ज़मीनों पर कब्ज़ा करा था। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ मतलब नए लॉ आए थे, कानून को नए लॉ आए थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और किसानों की और आदिवासी के जीवन में क्या-क्या बदलाव आए थे। और जो एजुकेशन सिस्टम है, अंग्रेज़ जब आए थे तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्पैक्ट डाला, वुमेन्स की कंडीशन पर क्या इम्पैक्ट डाला, कास्ट सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोशल रिफॉर्म हुए थे और रिवोल्ट हुआ था 1857 का। और जो डेक्लाइन हुआ था क्राफ्ट का और ग्रोथ का, मतलब जो हाथ से लोग बाग जो किसान लोग थे, जो छोटे स्तर पे अपना बिजनेस करते थे, या कोई खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, या जो भी छोटे छोटे क्राफ्ट होते थे, उन पर क्या इम्पेक्ट पड़ा। और पिछली ये जो चैप्टर्स में पढ़कर उस पर क्या ये बेसिस क्या लगाया जा सकता है कि मतलब अंग्रेज़ों का शासन अच्छा था या बुरा था। द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म मतलब अब राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। देखिए, जब अंग्रेज़ आए उन्होंने इंडिया के लोगों को इंडिया पर कब्ज़ा करा, इंडिया के लोगों पर गुलाम बनाया इंडिया के लोगों को। तो फिर ये सवाल आया कि भैया ये देश है किसका, ये इंडिया है किसका, और इंडिया का मतलब क्या है। फिर धीरे धीरे इसका आंसर लोगों के सामने आया कि भैया यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं, चाहे वो सारे इंडिया का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो, साउथ का हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल का हो, या फिर वो किसी भी जेंडर का हो, हर वो व्यक्ति इंडियन है। बट लेकिन ये जो आंसर आया था, जब तक हम मतलब हम इंडियन थे, अभी हम इंडियन कहलाएंगे कब, जब अंग्रेज़ों की गुलामी से पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्री हो जाएंगे, तभी हम सही से मतलब एक्चुअल इंडियन कहलाने के लायक रहेंगे। जब तक हम इनके गुलाम हैं तब तक हम इंडियन नहीं कहला सकते, तब तक हमें इनसे आज़ाद होना पड़ेगा। जो कॉन्शियसनेस है मतलब इंडिया के लोगों की धीरे धीरे क्लियर हुई। कॉन्शियसनेस मतलब होता है उनका जो चेतन मन है, मतलब उनकी जो चेतना है वो इंडिया के प्रति क्लियर हुई, और 1850 तक वो मतलब लड़ने के लिए रेडी हो गए। मतलब कई सारी एसोसिएशन बनी जो इंग्लिश ब्रिटेन को चैलेंज कर सकें। और 1870 से लेकर और 1880 तक ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई, मतलब और ज़्यादा स्पीड में काम होने लगा। और जो लीडर थे ज़्यादातर, जो भी नेशनल मूवमेंट के लीडर थे, ज़्यादातर इंग्लिश एजुकेटेड, मतलब ज़्यादातर पढ़े लिखे थे और लॉयर थे। कुछ ऐसी संस्थाएं भी दी हुई हैं जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब एसोसिएशन बनी थी जिन्होंने मतलब ब्रिटिश को मतलब ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए और इंडिया की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। एक नाम दिए हुए पूना सार्वजनिक सभा, मतलब उसका मतलब बताया गया है कि सार्वजनिक मतलब होता है ऑल द पीपल, फॉर ऑल द पीपल, मतलब सारे लोगों के लिए। सर्व मतलब होता है ऑल, जन मतलब होता है ऑल द पीपल, मतलब जो पूना सार्वजनिक सभा ये सभी लोगों के लिए थी, मतलब उसको एक नाम को स्पेसिफाई करा है। कुछ ऐसे एसोसिएशन थे जो कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, मतलब स्पेसिफिक जो प्रांत हुआ करते थे वहाँ से ये काम किया करते थे, लेकिन इनका गोल सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसी प्रांत के लिए, मतलब उसी प्रांत के और उस प्रांत के लोगों के लिए है। इनका जो काम था वो पूरे इंडिया के लिए था, मतलब सोरवियन पूरे देश के लिए काम कर रहे थे। और इनका मुद्दा ये था कि हर मतलब हर इंडियन के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन किसी भी मैटर में खुद ले सके।
द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल। अब देखिए जो अंग्रेज़ी हुकूमत से मतलब सेटिस्फाई नहीं थे, वो 1870 से लेकर 1880 तक और इंटेंसिफ़ाई और ज़्यादा बढ़ गए। मतलब और इंटेंसिफ़ाई का मतलब होता है बिकम स्ट्रॉन्ग, मतलब और ज़्यादा धीरे-धीरे लोग बाग जुड़ने लगे, जो भी नेशनल मूवमेंट चलाया करते थे। और अंग्रेज़ों ने क्या करा कि आर्म्स एक्ट पास करा 1878 में। मतलब पहले जो इंडियन लोग थे वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार, गोला-बारूद रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने आर्म्स एक्ट लिया। एक आर्म्स एक्ट में ये हुआ कि भैया कोई भी इंडियन अपने साथ किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकता। मतलब अंग्रेज़ों ने उस पर मतलब बाउंडेशन लगा दिया हथियार पर। और उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि भैया जो लोग भैया अब लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते थे, अब जो लोग मतलब किसी को मार नहीं सकते थे, वो लोग क्या करते थे, मीडिया के थ्रू अपनी बात पहुँचाते थे। मतलब वो भी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन वो मीडिया के थ्रू लड़ते थे। कोई पत्रिका या कोई मैगज़ीन उसके थ्रू। तो अंग्रेज़ों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा दी कि भैया अब तुम कुछ सरकार के खिलाफ छापोगे भी नहीं। मतलब अगर तुम छापोगे तो तुम्हारी ये जो सारी न्यूज़पेपर है, प्रॉपर्टी है, सब्जुगेटेड कर ली जाएगी। मतलब उसको ना ब्रिटिश मतलब हम लोग उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। मतलब हथियार के लिए भी वो बैन लगा दिया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब अब छपाई भी नहीं कर सकते किसी भी प्रकार की। और 1883 में 1883 में एक एल्बर्ट बिल लाए थे जिसमें ये बताया गया था कि भैया जो जो भी मतलब इंडियन जज अंग्रेज़ों की भी मतलब सुनवाई कर सकेंगे। मतलब जो इंडिया का जज होगा वो अंग्रेज़ों पर भी केस चला सकता है, जिससे इक्वलिटी बनी रहेगी जो भी न्याय व्यवस्था है। बट अंग्रेज़ों ने क्या करा, इस बिल को पास करने से रोक दिया। मतलब इस बिल को वापस ले लिया। मतलब जिससे इंडियन ने काफ़ी इसका विरोध किया था और जिससे इसके मतलब अंग्रेज़ों का एक्चुअल रेशियल एटीट्यूड मतलब होता है किसी व्यक्ति का रियल इंटेंशन क्या है। तो जो इंडियंस को फिर अंग्रेज़ों का रेशियल एटीट्यूड जो असली इंटेंशन है वो पता चल चुके थे। जो भी इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाया करते थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें एक ज़रूरत थी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज़ेशन की। मतलब एक ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना जो ऑल इंडिया लेवल पर काम करे। और ये एल्बर्ट बिल के बाद और ये ज़्यादा मतलब जो डिज़ायर है और इच्छा है और ज़्यादा मजबूत हो गई कि भैया अब तो चाहिए ही है। तो फिर अ इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी 72 लोगों ने मिलकर दिसंबर 1885 में, जिसके मतलब मेन लीडर थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, अ, रमेश चंद्र दत्त एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर और काफ़ी सारे लोग थे जो बम्बई और कलकत्ता से संबंधित थे। जिसमें से दादा भाई नौरोजी एक बिजनेसमैन और पब्लिस्ट थे। मतलब पब्लिस्ट मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपने एक प्रकार से कोई किसी मुद्दे पर विचार व्यक्त करता है, उसको उसको कहा करते हैं। जो कि लंदन में सेटल थे और काफ़ी काफ़ी समय तक ब्रिटिश में मतलब ब्रिटिश में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे थे। और ये गाइडेड द यंग नेशनलिस्ट जो भी युवा फ्रीडम फाइटर होते हैं, नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, उनको गाइड किया करते थे। और एक और हैं ए.ओ. हुमे जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर हैं। उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था इंडिया के लिए। ये रहे दादा भाई नौरोजी और इनकी एक किताब है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अन ब्रिटिश रूल। ये बुक है कि ये बुक किसने लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल, ये बुक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अ नेशन इन द मेकिंग। अब देखिए जो इंडिया है अब उसने थोड़ा इम्प्रूव करा था कांग्रेस के बनने के बाद। जो स्टार्टिंग के 20 साल हैं कांग्रेस के, कांग्रेस उन 20 सालों में मॉडरेट रही थी। मतलब वो बीच में रही थी और उस दौरान उसने डिमांड की ईस्ट इंडिया मतलब अंग्रेज़ों से डिमांड की थी कि अपने जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उसमें अंग्रेज़ों को ही ना लिया जाए, उसमें इंडियंस को भी ऐड किया जाए। जो बड़े-बड़े ऑफिसर होते हैं, पहले अंग्रेज़ ही हुआ करते थे। तो कांग्रेस ने डिमांड करी कि इंडियंस को भी बनाना चाहिए।
और उसने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उसमें अंग्रेज़ी नहीं इंडियंस को भी मेंबर बनाना चाहिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। तो उसने डिमांड की थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को भी जगह मिलनी चाहिए और उनको पावर मिलनी चाहिए, और ये जहाँ जिन-जिन प्रोविंसेस में मतलब जिन-जिन प्रांतों में ये सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर ये सिस्टम लागू करना चाहिए। और ये डिमांड की कि इंडियंस को भी हाई पोजीशन मिलनी चाहिए, और पहले जो सिविल सर्विसेज उनमें अंग्रेज़ी हुआ करते थे और ये एग्ज़ाम है लंदन में हुआ करता था। तो कांग्रेस ने डिमांड करी कि ये एग्ज़ाम ही अभी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। बट पहले किसी और नाम से होता था, फेडरल कमीशन। तो तो उसने कहा था कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं ये लंदन में ही ना हो, इसको इंडिया में भी इसको कंडक्ट करवाया जाए। कांग्रेस ने इसकी भी डिमांड रखी थी। इंडियन ने डिमांड करी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब जो बड़े-बड़े ऑफ़िसर लोग हैं, अफ़सर लोग हैं, उसमें रेसिज़्मवाद काफ़ी ज़्यादा है। मतलब उसमें मतलब एक प्रकार की अंग्रेज़ों ने मोनोपोली करके रखी थी। मतलब उसमें बड़े-बड़े ऑफ़िसर ऑफ़िसर होते हैं, बड़ी-बड़ी जो पोस्ट होती है उसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ ही थे। मतलब उसमें इंडियन नहीं थे। देखिए ब्रिटिश जनरली अज्यूम दैट इंडियन कुड नॉट बी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल। देखिए अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था जो इंडियन लोग हैं मतलब भारतीय लोग हैं उनके पास मतलब बड़ी बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती है। अंग्रेज़ लोग ऐसा सोचते थे, वो ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि भैया अगर वो क्योंकि उनको जो सैलरी मिलती थी वो सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी अफसरों की, तो वो सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने इंग्लैंड भेज दिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि यदि अगर उसमें इंडियंस आ जाएँगे, ऑफ़िसर बन जाएँगे, तो जो भारत का पैसा है भारत में ही रहेगा। तो इससे भारत की इकोनॉमी भी थोड़ी डेवलप्ड होगी। और इसके अलावा भी इंडियंस ने डिमांड करी कि जो सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव में। जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका अलग होनी चाहिए। और मतलब आर्म्स एक्ट को हटाने के लिए भी बोला गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब ऐसा खुल के बोलने की बात की गई कि भई हर व्यक्ति अपनी बात एटलीस्ट रख सके, उस पर किसी प्रकार की बाउंडेशन भी ना हो। इस ये माँग भी इंडियन ने की अंग्रेज़ों से। कांग्रेस ने अपने शुरुआती सालों में इकोनॉमिक इशू पर भी बोला गया। मतलब कांग्रेस ने अपने जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर भी बात की। उसने डिक्लेयर करा, उन्होंने बताया अंग्रेज़ों को कि भारत में जो पॉवर्टी और फेमाइन आया है मतलब जो गरीबी आई है, और जो फेमाइन मतलब होता है भुखमरी। जो भुखमरी आई है जिसका सबसे बड़ा कारण ब्रिटिश ही हैं, क्योंकि उन्होंने लैंड रेवेन्यू पे टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है जिससे किसानों को और ज़मींदारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो एक्सपोर्ट मतलब जो भारत में जो खेती होती है किसी प्रकार की गेहूँ, चावल, उसको यूरोप भेज दिया जाता है जिससे क्या होता है इंडिया में शॉर्टेज होती है। और कांग्रेस ने इस बात की डिमांड भी रखी कि भैया रेवेन्यू थोड़ा कम करो और अपने जो मिलिट्री के एक्सपेंडिचर है उनको भी थोड़ा सा कम करो, और इरिगेशन के लिए मतलब खेती बाड़ी के लिए और सपोर्ट करो जो इंडियन लोग हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनके इरिगेशन में काम करो। कांग्रेस ने कुछ पास भी करे, कुछ रिज़ॉल्यूशन कुछ पास करे सॉल्ट टैक्स को लेकर, और जो ट्रीटमेंट जो इंडिया लेबर अब्रॉड मतलब इंडिया के जो लेबर हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं उन पर जिस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन उन मुद्दों पर भी बात की। सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर मतलब जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, और जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉरेस्ट लॉ लाया है, तो उस लॉ से उन जंगल वासियों को मतलब वनवासियों को क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस पर भी मुद्दे उठाए। तो इन सब से ये देखकर पता चलता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो सिर्फ ऐसे भी नहीं कि जो बड़े-बड़े लोग हैं बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल को ही सपोर्ट कर रही थी। हर प्रकार के हर वर्ग के लोगों के लिए भी अंग्रेज़ों से मतलब अंग्रेज़ों के सामने अपनी बात रखा करती थी। जो मॉडरेट लीडर हैं, उनका ऐसा वो चाहते थे कि उन मतलब अवेयरनेस फैलाएँ चारों चारों तरफ, जो ब्रिटिश का अनजस्टिस नेचर है, उसके बारे में सब लोग जानें। तो उन्होंने क्या करा, न्यूज़पेपर पब्लिश करे, रोट आर्टिकल लिखे कई सारे ब्रिटिश के खिलाफ कि जो ब्रिटिश है वाज़ लेंडिंग टू इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक रूइन का मतलब होता है
देश को आर्थिक तंगी की तरफ ले जाना, मतलब देश को एक एक तरफ कुएँ में धकेलने वाला जो इकोनॉमी है उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो ब्रिटिश को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा था अपनी स्पीच के थ्रू, और अपने कई सारे रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ब्रिटिश के बारे में कि भैया जानो ब्रिटिश के बारे में, कि मतलब हमारे साथ ये लोग सही नहीं कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको ऐसा भी लगता था कि वो भैया हमारे मतलब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारी जस्टिस के लिए ब्रिटिश काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। 1890 तक क्या हुआ कि इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने क्वेश्चन राइज करना शुरू कर दिया कांग्रेस पे। जो उनकी कांग्रेस का जो पॉलिटिकल तरीका था वो थोड़ा सा अलग था, वो थोड़ा सा नरम था। तो कुछ सवाल उठाए गए। वे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में कुछ लीडर थे जैसे बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ये और ज़्यादा रेडिकल ऑब्जेक्ट की मांग करते थे। रेडिकल ऑब्जेक्ट मेथड मतलब होता है क्रांतिकारी तरीका, वो मतलब अ, नरम पॉलिटिक्स से जो कांग्रेस का तरीका था वो थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन ये कई सारे लोगों को रेडिकल मेथड चाहिए थी, मतलब क्रांतिकारी एकदम, बहुत स्ट्रिक्टली। तो ये मॉडरेट तरीके को काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर देते और इस बात पर ध्यान नहीं दे देते कि मतलब कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिटिक्स है उसकी हमें हमें मिलाओ। ये सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पर भरोसा करते थे, और कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब हम खुद से आज़ादी ले सकते हैं। और आर्ग्यू करते थे अपने अपने ऊपर काम करो, ना कि गुड एंड मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो कि जो अंग्रेज़ हैं उनकी ये गुड इंटेंशन, अच्छे लोग हैं, इन सब पे काम नहीं देना था। और उनका एक स्लोगन भी था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये रहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। उस टाइम पे जो बंगाल है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा बिहार और उड़ीसा में था। ब्रिटिश मतलब ये आर्गुमेंट करने लगे थे कि भैया हमने जो बंगाल का हिस्सा करा है वो इंडिया की भलाई के लिए करा है, अच्छे के लिए करा है। बट बट उनके लिए भलाई अच्छे के लिए क्या, मतलब उनसे क्या हम मतलब निकाल सकते थे। इसका सीधा सा मतलब था कि जो उनने बंगाल का जो विभाजन करा था वो अपने फ़ायदे के लिए करा था। जो बिज़नेस और जो ब्रिटेन के ऑफिसर हैं और बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए। और जो नॉन ब्रा और जो नॉन बंगाल एरिया हैं, जो नॉन बंगाली एरिया हैं उनको आसाम में मर्ज कर दिया था। मतलब बेसिकली जो उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए ये सब पूरा काम करा था, मतलब इंडिया को बांटने के लिए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएट पीपल। इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा होना। मतलब जब बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल को इंडिया से अलग करा, तो चारों तरफ लोग बागों में, इंडिया के लोगों में गुस्सा फैल गया। ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस, मतलब सारे कांग्रेस के जो सेक्शन थे, चाहे वो मॉडरेट मतलब जो मॉडरेट थे, जो मतलब लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा यकीन नहीं करते थे और थोड़ा पॉलिटिकल व्यू भी रखते थे, और वो रेडिकल जो एकदम क्रांतिकारी थे, दोनों ने इसका खुलकर विरोध करा। और कई जगह मीटिंग हुई इस पर, नारे वगैरह भी लगाए गए और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ इसका। इन जो वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था, इंडिया से अलग करा था। फिर ये जो स्ट्रगल है, जो मतलब जो आंदोलन वगैरह चलाया गया, इसको स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाता था, इस स्पेशली इन बंगाल में। और इसको आंध्रा में भी जानते थे। आंध्रा में इसको वंदे मातरम मूवमेंट से जाना जाता था, मतलब उसको जाना गया था उस टाइम पर। और लोकमान्य बाल गंगा तिलक का इनका एक मराठी न्यूज़पेपर था केसरी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
जो स्वदेशी मूवमेंट था वो मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश के रूल्स को अपोज करता था, मतलब ब्रिटिश के रूल्स हैं, ब्रिटिश के रेगुलेशंस हैं, उनके खिलाफ था सीधा का सीधा। और इंडिया के लोग तब उस टाइम पे सेल्फ हेल्प थे, मतलब आत्मनिर्भरता की बात करते थे। स्वदेशी इंटरप्राइजेस, मतलब जो इंडिया का सामान है, मतलब इंडिया का सामान यूज़ करो, नेशनल एजुकेशन के लिए बात करते थे। और इंडियन लैंग्वेज को यूज़ की जाए, मतलब अंग्रेज़ जो आते तो इंग्लिश यूज़ किया करते थे। और जो फाइट फॉर स्वराज, मतलब ये देश फाइट फॉर स्वराज, देश के लिए लड़ने के लिए बात करते थे। और सारा ब्रिटिश के इंस्ट्रूमेंट, अंग्रेज़ों के इंस्ट्रूमेंटों से बाइकआउट किया करते थे। और इसमें से कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो फ्रीडम फाइटर थे, वो रिवॉल्यूशनरी वायलेंस पर भी ज़्यादा फोकस करते थे। मतलब उनका ऐसा मानना था कि ज़रूरत पड़े रिवॉल्यूशनरी वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़े से करने से भी पीछे नहीं हटेंगे अंग्रेज़ों से, मतलब जो हिंसात्मक होती है लड़ाई। 20 सेंचुरी के स्टार्ट में और भी कई सारे डेवलपमेंट हुए इंडिया में। एक मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड हैं, मुस्लिम नवाब हैं, उन्होंने एक अपनी टीम बनाई। फिर उनके साथ मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ढाका में, जो अभी बांग्लादेश की कैपिटल है, 1906 में। जो लीग है, मुस्लिम लीग है, वो सपोर्ट किया करती थी बंगाल के पार्टीशन को, क्योंकि और उनकी इच्छा थी कि भैया, हाँ भैया, ये जो जो सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, अच्छी बात है। और इन्होंने अपने इलेक्टोरेट, मतलब मुसलमानों के चुनाव के लिए अलग से बात की थी, जिसको 1909 में इनकी बात गवर्नमेंट ने, मतलब ब्रिटिश ने मान ली थी। मतलब अंग्रेज़ों को तो और आसान हो गया था कि भैया अब ठीक है, अब डिवाइड एंड रूल की स्थिति आ गई थी, और उनको मतलब बांटो हिंदू मुसलमानों में, तो उनके लिए ईजी हो गया था। तो कुछ सीटें काउंसिल में रिजर्व कर दी गई थी मुस्लिमों के लिए। काउंसिल मतलब होता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। और इसमें से और अब प्रॉब्लम यह आ गई थी कि अब और बंटवारा हो गए थे एक प्रकार के इंडिया से। अब जो अ, मुस्लिम लीग है, अब वो चाहते थे कि अब जो ऑनर, मतलब जो ऑफिसर बने, कोई बड़े बड़े अधिकारी बने, नेता बने, पॉलिटिशियन बने, अब वो मुस्लिम ग्रुप के बने। तो इससे भी कई कुछ मत प्रॉब्लम आई थी। इसका रिजल्ट ये निकला, 1907 तक कांग्रेस डिवाइड हो गई। स्प्लिट मतलब होता है डिवाइड होना, क्योंकि मुस्लिम लीग बन चुकी थी 1906 में ढाका में। और जो मॉडरेट है वो अपोज किया करती थी बाइकआउट का, मतलब बाइकआउट जो स्वदेशी मूवमेंट चला रहे थे कि अंग्रेज़ों का कुछ यूज़ नहीं करना, तो उसको ये कहती थी उन सब चीज़ों के लिए जो मॉडरेट है काफ़ी हिंसा होगी, जो कि इसको सही नहीं मानते थे। और जो तिलक के अनुयायी, मतलब जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो सपोर्ट किया करते थे, वो बाद में अपना काम जारी रखा उन्होंने। लेकिन इसके बाद जो दोनों ग्रुप हैं, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1915 में, मतलब उन्होंने उसके अगले साल डिसाइड करा कि भैया, दोनों ने लखनऊ पैक्ट पर साइन करा, और ये डिसाइड करा अब दोनों साथ ही मिलके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म के प्रति और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया 1919 के बाद। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जो ब्रिटिश को अपोज करते थे, मास मूवमेंट और बड़े स्तर पर हो गया। मतलब अब ये जो मूवमेंट के साथ कई सारे पीजेंट जुड़ने लगे, जो ट्राइबल है, आदिवासी भी जुड़ने लगे, स्टूडेंट्स भी जुड़ने लगे, वुमेंस भी जुड़ने लगी। और ओकेशनली कभी कभी तो ऐसा होता था फैक्ट्री वर्कर भी जुड़ने लगते थे। और सर्टेन बिजनेस ग्रुप, मतलब जो बिजनेस ग्रुप हैं, जो मतलब बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी 1920 में, लगभग लगभग 1920 तक कांग्रेस से जुड़ने लगे थे। तो ये ऐसा क्यों हो रहा था, मतलब क्या हो गया अचानक। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडिया की कंडीशन, जो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में थोड़ा सा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, इंडिया ने, ब्रिटिश ने थोड़े से बढ़ा दिए थे। टैक्स को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया था इंटरेस्ट कमाने के लिए। इससे आम लोगों में काफ़ी प्रॉब्लम तो आई थी, बट जो बिजनेसमैन है वो उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि वॉर के टाइम पर जो सप्लाई का सामान है, जैसे कि जूट है, बैग है, क्लोथ है, जो भी गाड़ियाँ हैं, उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, जो इससे इंडिया के जो बिजनेसमैन है उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ था। और जो इम्पोर्ट है, मतलब जो पहले, अब वर्ल्ड वार चल रहा है, मतलब इम्पोर्ट कहाँ से होगा, मतलब बाहर के देशों से इंडिया में माल कैसे आएगा, तो वो भी जब कम हुआ, तो
जो मैन्युफैक्चरिंग जो जो भी सामान चाहिए था, जैसे कपड़ा चाहिए, आर्मी के लिए ड्रेस चाहिए, तो वो इंडिया से आने लगी थी हर प्रकार की। तो इससे इंडिया के बिजनेसमैन को फ़ायदा हुआ था और इंडिया की इकोनॉमिक थोड़ी सी सुधरी थी, क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मतलब चारों तरफ से बंद थे। तो इंडियंस को इसमें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी थी कि जो यूरोप से जो माल आता था, बाहर से कि विदेशों से जो माल आता था, वो उस टाइम पर बंद हो गया था। वार ने क्या कर दिया था, अंग्रेज़ों को मतलब ब्रिटिश को अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया था। वो विलेज से मतलब गाँव गाँव से आर्मी के जो सिपाही उनको मतलब सप्लाई करना, मतलब उसको रिक्रूट करती थी, फिर उसको सप्लाई करती थी। जो वापस आए, कई कुछ जो सिपाही हैं, जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि मतलब जो अंग्रेज़ लोग हैं वो एशिया के लोग और अफ्रीका के लोगों को सिर्फ यूज़ करते हैं, और उनका आकर काफ़ी खुलकर विरोध भी किया था। और उसी टाइम की बात है, 1917 में रशिया रिवॉल्यूशन चल रहा था, और इससे जो पीजेंट है, किसान है, आम वर्कर हैं, उनको जब इसके बारे में पता चला तो उनको भी एक थोड़ा सा क्रांतिकारी की भावना आई, थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिला था।